नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका के साथ भारत का वो ट्रेड डील जो ऐसा उलझा हुआ है कि एक एक गांठ जैसे जैसे खुल रही है, भारत के किसानों का, खेत खलिहानों का होश उड़ता जा रहा है। उनके होश फाख्ता हो रहा है कि कैसे इस देश की कथित रूप से राष्ट्रवादी सरकार ने एक झटके में इस देश के करोड़ों किसानों को बेच दिया। उनकी खेती किसानी की सौदेबाजी कर दी। देश की संप्रभुता को ताल तार कर दिया, ताक पर रख दिया, गिरवी रख दिया। जब से अमेरिका ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, उसके तत्काल बाद से इस एग्रीमेंट का एनालिसिस किसान संगठन और किसान करने लगे और अब खुलकर ऐलान भी कर रहे हैं कि इस बार फाइनल लड़ाई होगी। 12 तारीख को पहले प्रोटेस्ट का ऐलान है। मुझे ये अंतिम नहीं, मुझे तो ये लड़ाई की शुरुआत लगती है 12 तारीख से। और इस पर अलग अलग किसान संगठनों की जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी, अलग अलग, क्योंकि किसान संगठनों में बहुत सारे हिस्से हैं। एसकेएम एसकेएम से अलग, संयुक्त किसान मोर्चा से अलग एक गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा, जिसको आपने देखा शंभू और खनौरी बॉर्डर पर लंबे वक्त तक सड़कों पर उन्होंने वक्त गुजार दिया। उसके बाद भारतीय किसान महासभा, कई सारे संगठन हैं। लेकिन अब इस बार जो इसको पढ़ा, ये जो है अपने अपनी मौत का दस्तावेज, जब इस देश के करोड़ों किसानों ने पढ़ा, मेरे शब्द हो सकता है कड़वे हो, तो अभी तो फिलहाल सारे किसान संगठन ये दावे कर रहे हैं कि इस बार इस सरकार से आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। दावे कर रहे हैं। कई बार इन्हीं किसान संगठनों के बीच में ही कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो आंदोलनों को बेच देते हैं। इसको मैंने कई बार कहा है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो हार भले गए हों, लेकिन समझौता नहीं किया। क्या तैयारी है, आंदोलन कहां तक जाएगा, कामयाबी को लेके कितना भरोसा है और रणनीति क्या बन रही है या बन चुकी है, इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत विशेष मेरे मेहमान हैं। मैं बड़ा सम्मान करता हूं। चौधरी हरपाल सिंह जी हैं, हरपाल सिंह बरारी जी किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अक्सर जहां पर लड़ना होता है, ये अपना गांव छोड़ करके अपने इस उम्र अवस्था में भी पहुंच जाते हैं हर जगह। तो ये भी परसों से एक्टिव है। लगातार मेरे पास 2 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं। क्षमा मैं मांगता हूं कि 2 दिन बाद हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और हमारे साथ गुरप्रीत सिंह सांगा साहब हैं। मैं निजी तौर पे भी जब बहुत कुछ समझना होता है मुझे किसान आंदोलन, खेती किसानी के बारे में, तो भी मैं इनको फोन करता हूँ। मन से, मिजाज से प्योर देशभक्त हैं। बस यही है कि मोदी एंड कंपनी की देशभक्ति से इनका वास्ता नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं चौधरी साहब के पास चलता हूँ। पहले दिल्ली में अभी कोई मीटिंग वूटिंग करके निकले हैं, 12 तारीख का ऐलान है और कौन सी मीटिंग अभी हुई है? चौधरी साहब, क्या चल रहा है? क्या ऐसे ही आप देखिए, जाना तो सबको है। अब आप लोग बुजुर्गावस्था में हैं, क्या आप लोग इस दुनिया से अलविदा कहने से पहले इस देश को दोबारा गुलाम होते देख रहे हैं क्या? चित्तांशु जी, ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, तमाम हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी जानें दी और ब्रिटिश साम्राज्य से देश को आजाद कराया। ब्रिटिश साम्राज्य में भी यही चीज थी कि कंपनी, हम यहाँ रॉ मटेरियल तैयार करते थे, हम कपास पैदा करते थे, कपड़ा इंग्लैंड बनता था, हम चमड़ा पैदा करते थे, जूते इंग्लैंड बनते थे, हम कॉफी पैदा करते थे, रिफाइंड इंग्लैंड होती थी, हम चाय पैदा करते थे, रिफाइंड इंग्लैंड होती थी। पूरा रॉ मटेरियल वो हमारा लूटते थे कंपनी। उस साम्राज्य से आजादी के लिए बड़ी भाई लड़ाई लड़नी पड़ी और पंजाब के बहुत लोग शहीद हुए, पूरे देश के लोग शहीद हुए। आज दोबारा भारत का एक प्रधानमंत्री अमेरिकी साम्राज्यवाद के हवाले कर दिया पूरा देश। अमेरिकी साम्राज्यवाद,
ये चौथा अटैक है मोदी का, हम्म, भारत के किसानों पर प्रधानमंत्री मोदी जी का चौथा अटैक है, ये प्राइम मिनिस्टर। हम्म, पहला अटैक किया 14 में, बोनस खत्म किया किसानों का। दूसरा अटैक किया जो भूमि अधिग्रहण कानून, जिसके तहत लाखों करोड़ हेक्टेयर जमीन लूटी गई अंग्रेजों के कानून द्वारा 2013 तक। और 14 में जब ऑल पार्टी मिलकर सबने राहुल गांधी की पहल पर वो कानून खत्म किया, नया कानून लेकर आए, उस कानून को दोबारा लाने के लिए 3 बार अध्यादेश लाया भारत का प्रधानमंत्री। ये दूसरा अटैक था, लेकिन लोग खड़े हुए, हिंदुस्तान के किसान खड़े हुए, वो वापस होना पड़ा, उसमें हार हुई। तीसरा अटैक हुआ रात के 12 बजे, बिना किसी डिस्कशन के, बिना पूछे अर्थशास्त्रियों के, और बिल ले आए, 3 बिल ले आए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, और कहा कि ये कौन फार्म होगी। जब लॉकडाउन था भारत के अंदर, तो लॉकडाउन टाइम पूरे देश के सेक्टर सब ध्वस्त हो गए थे, और एग्रीकल्चर ने बिना किसी मदद के 3% ग्रोथ दी थी भारत को। और तब अडानी अंबानी के साथ डीलिंग हो गई कि पूरा सेक्टर आप ले लो कृषि का। तब 700 लोग शहीद हुए भारत के। उस आंदोलन में हम सब लोग शामिल थे, हमारे संधू जी थे, मैं भी था, सभी लोग शामिल थे। और 700 की शहादत के बाद फिर रात के 8 बजे प्रधानमंत्री कहता है आके कि मुझसे भूल हो गई और मैं समझने में गलती कर दी, आप सही कर रहे थे। अब चौथा अटैक किया है ये चौथा अटैक है अमेरिका का द्वारा। अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी, मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और आपकी वो भी डील हुई उनकी, उसके बाद भी उनकी परमाणु डील हुई। तो अमेरिका ने बहुत दाव बनाया मनमोहन सिंह पर, आप हमारा टैरिफ खत्म करिए और अपना कम करिए, लेकिन नहीं माना उन्होंने। मात्र 2.5% टैरिफ पे हमारा सामान जाता था अमेरिका, सिर्फ 2.5%, केवल 2.5% पर। और अमेरिका का जो आता था वो 20-25% टैरिफ था उसका माल पे हमारे यहाँ। मनमोहन सिंह ने नहीं झुके, कहते मौत प्रधानमंत्री, लेकिन वो नहीं झुके। और आज ये कौन सी डील है? ये पूरी तरह सरेंडर किया गया है, और किसानों के डेड वारंट पे साइन किए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिका के ट्रम्प के सामने। ये कौन सा डील है ये? अमेरिका का $500 बिलियन का सामान हमारे फ्री आएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बिना की शुल्क के आएगा, जो 45,000 को बैठता है। और हमारा अगर अमेरिका जाएगा तो 18% टैरिफ होगा। और जबकि दुनिया के बाकी देश, मैं रात पढ़ रहा था, पूरा देख रहा था, चाइना में 34% टैरिफ लगाया अमेरिका ने, तो चाइना ने भी 34 लगा दिया अमेरिका के ऊपर। जितनी कंट्री है दुनिया की, बांग्लादेश के ऊपर 20 लगाया, उसने 20 लगा दिया। भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जिसने जितना टैरिफ अमेरिका लगाया उतने उन्होंने लगा दिया। पहला देश है भारत, पहला देश है जो हमारे यहाँ का हमारा 0% पे फौजा कर आया, 0% पे खत्म हो जाएगी खेती, किसान खत्म हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से पहला अटैक समाप्त हुआ, दूसरे में भी हमने जीत हासिल की, इसको एहसास कराया कि किसान एक ताकत है, कि देश किसानों का है और किसान के मालिक है। और हम फिर क्या चाहते हैं, अब इस कानून को लाए, हम आज फिर कहना चाहते हैं तमाम संगठन, भारत के तमाम किसान देश के, ये फिर करा देंगे एहसास कि तुम गलती पर हो, सुधर जाओ, और तुम्हें डील कैंसिल करनी पड़ेगी। और डील कैंसिल नहीं की तो पूरे हिंदुस्तान का सड़क पर होगा, और ये निश्चित करनी होगी। ये भारत के किसानों के स्वाभिमान पर चोट है, उनकी रोजी पर चोट है, और देश की आजादी पर बहुत बड़ा हमला है। ये इस आजादी की लड़ाई को जीत कर रहेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। हाँ चौधरी साहब, अभी और डिटेल में समझेंगे। मैं सांगा साहब के पास चलता हूँ, क्योंकि सब जगह बहुत बेचैनी है। बेचैनी अगर चौधरी साहब के गांव तक है तो बेचैनी जयपुर में भी है, बेचैनी सांगा साहब के दिल में भी है। क्या प्लान है आगे, क्या तैयारी है? मोदी जी ने तो आप लोग को तरक्की का रास्ता खोल दिया है सांगा साहब। आज मैं कृषि मंत्री को सुन रहा था, शिवराज सिंह चौहान को, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पहले ही कहा था कि हम किसानों को तरक्की का रास्ता खोल देंगे। तो आज तो रास्ता खुल गया, फिर क्यों बेचैनी है? चित्रांशी जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो आपने ओपनिंग वक्तव्य दिया था अपना कि मोदी ने किसानों के ऊपर डेथ वारंट पर साइन किया है,
मोदी ने आज अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। चौधरी साहब ने जो कहा ना कि अब तो हम चाहते हैं वो एक बार कानून लाए, इसका फाइन प्रिंट भी जारी करे और तब वो देखे। इस बार उसे किसान, पिछली बार तो वो माफी मांग के निकल गया था, इस बार नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक बार दो बार कोई आपको बेवकूफ बनाता है तो आपकी बात होती है कि आपने उसे माफ कर दिया, वो आप भोले थे, कुछ थे, वरना आप बेवकूफ हैं, आप धोखा खा रहे हैं। नहीं, आपके अंदर कुछ अक्ल की कमी है, आपकी समझ की कमी है कि आप बार बार धोखा खा रहे हैं। किसानों में अब वो जो एक लेवल था उनके अंदर, एक जो सहने की शक्ति थी, खत्म हो गई है। तो मोदी का अपनी राजनीतिक मौत का डेथ वारंट है। उसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं क्या किया, इस बार किसानों में एक और बड़ी बात, बड़ी, और इस बार बड़ी जल्दी फैली, वरना एक मैसेज किसान कम्युनिटी में जाने में बहुत टाइम लगता था। इस बार केवल 2-3 दिन के अंदर, और कुछ दिनों से जो पहले सुगबुगाहट चल रही थी उसके अंदर इतनी जल्दी ये मैसेज कन्वे हो गया है कि बहुत शातिर और घिनौने तरीके से ही एंटर कर रहे हैं। जैसे तीन काले कानून लाए थे, बिल लाए थे, वो साफ साफ लिखा था हम ये करेंगे। इस बार आप देखिए कितने गलत तरीके से ऑन द स्लाई, जिसको बोलते हैं कि हम ऑयल सीड इंडस्ट्री को नहीं मार रहे हैं, पर हम पाम ऑयल जो इंपोर्ट करते थे अब सोयाबीन ऑयल भी इंपोर्ट करेंगे। उसने कहीं नहीं लिखा कि मैं सरसों के किसान को मार दूंगा या सरसों आएगी, लेकिन उसने सोयाबीन तेल आयात कर कर उसके बाद आपका ना सरसों का रेट बचता है, ना आपके मूंगफली का रेट बचता है, कुछ नहीं बचता। उसने कहीं नहीं लिखा, जो कि पीयूष गोयल बार बार कह रहा है कि देखो मक्का का किसान बच गया, मक्का का इसमें नाम नहीं है। इन्होंने उसको ही घिनौने तरीके से छुपाते हुए डीडीजी, जो उनकी फीड होती है, ड्राई डिस्टिलर्स गेन होता है, जो एथेनॉल में से पदार्थ बचता है, वो अब हम इंडिया में आयात करेंगे जीरो ड्यूटी पे। उससे जो मक्का आज 30-40-50% एनिमल फीड में जाता है, थोड़ा बहुत एथेनॉल में जाने लग गया है, वो उसकी डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जो आज 2400-2500 की जगह कहीं वैसे ही 1200-1400-1700 रुपए में बिक रहा है, उसका खरीदार नहीं बचेगा। फिर कहा हमने तो जवार बाजरा भी नहीं छेड़ा, हम तो एक हाई स्टार्च रेड सोरगुम होता है, लाल जवार जैसा, वो लाएंगे केवल, वो खाने के लायक भी नहीं होता है। लेकिन वो जो फीड इंडस्ट्री है, आपकी फीड इंडस्ट्री को तहस नहस कर देगा। आपकी जो जवार जाती थी, आपकी जो मक्का जाती थी, वो नहीं जा पाएगी। तो ये जो धोखा एक बिल में होता है कि भाई हम आपके ऊपर सीरियसली ये अत्याचार करेंगे, इस बार उन्होंने उसको बहुत ढक के हमला किया है। और पहले उन्होंने वॉलनट्स, बादाम, इनके ऊपर तो हमला कर दिया था, और देश की जो मूर्ख जनता का एक वर्ग है, 35% वर्ग जो बीजेपी के लिए वोट करता है, वो बड़े राजी हुए थे कि चलो ये तो कश्मीरी मरेंगे इससे केवल। लेकिन अब जब उन्होंने फ्रेश फ्रूट और प्रोसेस्ड फ्रूट दोनों का बाजार भी खोल दिया है अमेरिका के लिए, तो अब तो मेनलैंड यूपी के अंदर भी, मेनलैंड राजस्थान के अंदर भी, मेनलैंड मध्य प्रदेश के अंदर भी अमरूद वाला किसान भी मरेगा, अब तो केले वाला किसान भी मरेगा, फ्रूट का हर किसान मरेगा। और ये सारी चीजें लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, जो दूर बैठे आज भी ताली बजा रहे हैं, कि ये सारी चीजों का कहीं जिक्र नहीं है कि ये सारी चीजें जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। ये जो एक खतरा उन्होंने हमारे सिर पे डाल दिया है कि लो, मैं तो तुम्हें भूखे मार रहा हूं, आज के बाद तुम्हारे बच्चे जहर से मरेंगे, ये मोदी ने इस एग्रीमेंट के थ्रू ये अनाउंस किया है। और ये बात कुदरती, आप देखिए टाइमिंग देखिए, जो पहला किसान आंदोलन था उसकी भी तैयारी कोरोना के लगे लगे के अंदर फरवरी में उसकी सुगबुगाहट चालू कर दी थी, किसान आंदोलन ने उसका विरोध शुरू कर दिया था, उसके खिलाफ बातें कर दी थी, और करते 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 वो जहां उसकी पराकाष्ठा जब नवंबर में हम पहुंचे थे, दिल्ली हुई थी, तो ये भी फरवरी के अंदर, धन्यवाद है मोदी जी का कि उन्होंने जगा दिया एक बार दोबारा से। आइडियोलॉजी से बटे हुए, पार्टी एफिलिएशन से जो किसान संगठन बटे हुए थे, पिछले 3 दिन से इतनी एकता हमने पिछले 2.5 साल में नहीं देखी है, जो पिछली 3 दिन से चर्चाओं में बात सुनने में आ रही है कि हर किसान संगठन कह रहा है अब एक होकर लड़ना पड़ेगा, और जहां तक मेरा विश्वास है लड़ेंगे। चौधरी साहब, एक होके लड़ेंगे, क्या प्लानिंग है? आवाज सब बंद मिलकर है। एक होकर लड़े, हम सब हाँ। मिलकर एक होकर लड़ेंगे। लेकिन हाँ। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से पिछली बार सरकार क्या करती है, सरकार आंदोलन में कमजोर कड़ी कौन है उसको तोड़ने की कोशिश करती है। पिछले साल जिस तरह से 1-2 लीडर थे हमारे स्टेट के, जहां सरकार फाइट कर गई और कई कई फायदा उठा गई उसका, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई कमजोर कड़ी का व्यक्ति जो सरकार के मिल के अंदर काम करता हो और ज्यादा भाषण बहुत देता हो, सरकार चाहेगी उसको फिर प्रमोट करने जाएगी मीडिया के थ्रू,
और चेहरा बनाने की कोशिश करेगी पूरे देश के आंदोलन का, और फिर सरकार डील करने की कोशिश करेगी, तो हम सबको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई चेहरा जिन आंदोलन बेचे हो, चाहे वो लखीमपुर का हो, चाहे वो महिला पहलवानों का हो, ऐसे नेताओं से दूर रहकर लड़ाई लड़ी जाएगी देश के अंदर, तो निश्चित बहुत जल्दी कामयाब मिलेगी भारत के अंदर। ये मेरा कहना होगा सभी संगठनों से, ऐसे लोग देखकर इकट्ठा हो जो सरकार जिनका इस्तेमाल ना कर पाए, या पिछली बार कर गई थी, ये मैं कहना चाहूंगा। और बाकी रही लड़ाई की बात, ये देश किसानों का है। उधम सिंह ने फांसी इसलिए नहीं खाई, अमेरिका में जाकर इंग्लैंड में जाकर गोली मारी डार के कि आज अमेरिका साम्राज्य फैलागा हिंदुस्तान के अंदर आके। भगत सिंह ने फांसी इसलिए नहीं खाई 21 साल की उम्र में कि हिंदुस्तान में अमेरिका राज करेगा आके। और तमाम जो देश के क्रांतिकारी थे जो शहादत दी अपनी, इसे नहीं दी थी कि अमेरिका राज करेगा भारत में आके, इंग्लैंड को निकाल दिया अमेरिका आ जाएगा। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई दूसरी है, हम लड़ेंगे और सब लड़ेंगे, किसान लड़ेंगे, मजदूर लड़ेंगे और सब लड़ेंगे। और निश्चित लिख लो आप आज, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरी गलती हो गई, इसको फई दोहराना पड़ेगा, यही कहा मेरी गलती हो गई, लेकिन अब की बार माफी किया जाएगा। बहुत ही खतरनाक हमला हुआ है ये। और मैं साफ कह दूं, आज मैं कह जाऊंगा, हिंदुस्तान में भारत का सबसे विरोधी कोई व्यक्ति है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी। जब से आए हैं हिंदुस्तान के अंदर राज करने, किसान ही मारा है। जो यूरिया कट्टा 50 किलो का था भारत के अंदर, इन्होंने कहा आमदनी दूनी करेंगे, लेकिन करा क्या? 50 किलो यूरिया 45 का किया, नाइट्रोजन कम की, रेट वही, वेट कम किया, फिर 40 कर दिया, रेट वही, वेट कम कर दिया। और जो डीएपी एनपीके 2014 में मनमोहन सिंह के टाइम में 900 रुपए की थी, वो 1800 रुपए की आज 1800 रुपए पर क्विंटल का दाम बढ़ाया। जो डीजल हम 50 खरीदते थे 14 में, आज 95 खरीद रहे हैं। किसानों की लागत दूनी की है इसने, और आमदनी समाप्त कर दी बिल्कुल बात के अंदर। और रहा मीडिया का सवाल, मीडिया तो जैसे पहले राजा होते थे ना, पहले राजा महाराजे, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो गोदी मीडिया बोलते हैं, इसका रोल ये हो गया कि पहले राजा महाराजे अपने भाट रखते थे और उन्हें एक सिखाया जाता था, राजा की जय बोलते थे पूरे दिन और इनाम लेते रहो अपना। ये जो मीडिया आजकल भारत का, अडानी अंबानी का, ये भाट है सरकार का। और ये क्या करता है, जीएसटी 28% लगाई प्राइम मिनिस्टर ने, मास्टर स्ट्रोक 18 करी, मास्टर स्ट्रोक बिल लेके आया, मास्टर स्ट्रोक बिल वापस करे, मास्टर स्ट्रोक। समझ रहे हो? खाद के दाम बढ़ाए, मास्टर स्ट्रोक। और आपका लॉकडाउन लगाए, मास्टर स्ट्रोक। तो ये तो मास्टर स्ट्रोक करता था, इधर को काम ही नहीं। अभी आया, अभी जो समझौता हुआ है ना, यही मास्टर स्ट्रोक है इनका, यही मास्टर स्ट्रोक मोदी का। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये कंपनी राज आ चुका है और कंपनी राज की स्थापना मोदी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भारत के नौजवान, भारत के गांव के लोग, हम लोग इतने कमजोर नहीं है, लड़ेंगे ईमानदारी से। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, अगर आपकी बात जायज है तो लड़ो, डरो मत, झुको मत और बिको मत। डरो मत, झुको मत और बिको मत। कोई दुनिया की ताकत तो हरा नहीं सकती कोई। इस भावना को लेकर हम लड़ेंगे सब मैदान में आकर, और हम कह रहे हैं तो आज फिर यही है ना कि लड़ेंगे लड़ने और के बाद जीतेंगे बिकने वाले बहुत हैं जी। दिक्कत यही है कि लड़ने के बाद बिकने वाले बहुत हैं। मैं एक सवाल और जोड़ दूं साथ में, फिर मैं सांगा साहब के पास चलूंगा। आज आपने मीटिंग की है, आपकी अब तक पिछले, क्योंकि आप एक्टिवली एक धड़े के नेता भी हैं और लगातार मतलब अपना जीवन किसान संघर्ष में आपने खपाया है, कितने नेताओं से, कितने किसान संगठनों से आपकी अब तक बातचीत हुई है? और बातचीत हुई है तो क्या बातचीत हुई है, किस लेवल की लड़ाई की मेरी बातचीत हुई है? जरा देश मेरी के पं, कम से कम मेरी, किसानों को आप बताइए। मेरी पंजाब के साथियों से बात हुई है रात। वहां एक हाँ कोशिश हो रही है कि जो हाँ संगठन पंजाब के हैं वो हाँ अपना एक प्रोग्राम लेकर आएंगे सब, और एक प्रोग्राम पर सब इकट्ठा होंगे, संगठन जिंदा रखेंगे अपने, लेकिन एक एक कॉमन प्रोग्राम होगा इसको लेकर जो डील हुई है, और सब संगठन एक मंच पर लड़ेंगे। हम यूपी में भी ये कोशिश कर रहे हैं। और आज तो एक बहुत छोटी मीटिंग थी, कुछ संगठन से आपस में बातचीत हुई बैठ के, कोई बड़ी मीटिंग हमारी नहीं थी। लेकिन अब हमारी कोशिश है कि हम जो संगठन है जो ईमानदारी लड़ना चाहते हैं इस लड़ाई को, उनको इकट्ठा करेंगे, चाहे वो पंजाब के हो, हरियाणा के हो, चाहे यूपी के हो, और इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और बहुत जल्दी आप देखना कि हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर होगा, क्योंकि अब की बार अगर नहीं लड़े, अगर किसान भूल कर गए या चूक कर गए या इनके इंजेक्शन से बाहर नहीं निकले धर्म के और ये हिंदू मुस्लिम के, तो किसान समझ लो आप समाप्ति की ओर जा रहा बिल्कुल। इसलिए हमारी मजबूरी होगी, हमें अपना अस्तित्व बचाना है, खेती बचानी है, किसानी बचानी है, फसल नस्ल बचानी है, तो हमें लड़ना पड़ेगा, चाहे भले ही हमारे जीवन की अंतिम लड़ाई हो।
हम ये सोचकर भी इसमें कूदेंगे और लड़ेंगे, ये हमारा बताना सब, हम लड़ेंगे ही देंगे सब। हाँ, ये पंजाब के फसल और साथी हमारे बहुत नस्ल। बहादुर है, हाँ, पंजाब के साथी बहुत बहादुर है हमारे। पंजाब ने रास्ता दिखाया हमें, पंजाब लड़ा हमेशा, आजादी लड़ाई से आज तक। हरित क्रांति पंजाब लाया, श्वेत क्रांति पंजाब लाया, और तमाम मशीन क्रांति पंजाब लाया। तो पंजाब के साथी लड़ेंगे बहादुरी से, और आपके साथ पूरा देश लड़ेगा, पूरा देश लड़ेगा लड़ाई को। लेकिन बस मेरी एक अपील है, कोई डीलर ना आए इसके बीच में, डीलर ना आए। लीडर लड़ेंगे, लीडर फैसला करेंगे, और एक भी डीलर अगर घुस गया इसके अंदर आके तो काम खराब कर देगा। डीलों पर निगाह रखनी होगी, और लीडरशिप लड़ाई लड़ेगी भारत के किसानों की, ये मैं कहना चाहूंगा बस। मैं चल रहा हूँ जब सांगा साहब, मैं 2-3 बातें, अब क्योंकि लड़ाई की बात है, जब किसान लीडरशिप ये बातचीत कर रही है, 12 फरवरी का तो मैंने आज देखा, इंडियन एक्सप्रेस से लेके हिंदू तक सब जगह ये लग भी गया कि 12 को स्ट्राइक है, नेशन वाइड स्ट्राइक है। लेकिन मैं आपको महाराष्ट्र का, अगर कंट्रोल रूम विजुअल आप निकाल पाए तो चला भी दे। महाराष्ट्र में अभी किसानों ने, मतलब वहां पर तो लाल झंडा था, उसके तले, बैनर तले अभी हमारी आपकी चर्चा भी हो रही थी, तो हम, क्योंकि बेसिकली क्या है कि भीतर कई सारे अलग अलग हैं कि ये वामपंथी धड़ा है, ये धड़ा है, ये धड़ा है, बड़ा जबरदस्त। आप सोचिए 200 किलोमीटर तक मार्च किया किसानों ने, वो किसान थे, 200 किलोमीटर मार्च किया, सब लाल, वहां पर लाल सलाम था, लाल झंडा, और वो लाल समंदर नजर आ रहा था, जबरदस्त विजुअल्स। अब तक जो किसान आंदोलन हमने देखा, मैं पिछली बार, मैं तो ओपन प्लेटफॉर्म पे कहता हूं भाई, आजकल अर्बन नक्सल और क्या क्या ठप्पा लगता है, जो लगाना है लगा दो माथे पे भाई, फांसी टांगना टांग दो। खुला कहता हूं, मैं किसान आंदोलन में जाता हूं तो मैं उस किसान आंदोलन की कामयाबी चाहता ही नहीं हूं। उसमें अगर मेरा कुछ कहीं से योगदान हो सकता है, मन से, वचन से, कर्म से, सब कुछ करने को तैयार हूं। मैंने पहले भी कहा था कि ये आंदोलन पंजाब ही अगुवाई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पंजाब ने किया है और कर सकता है, वो जज्बा है। पंजाब के बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी कमजोर कड़ियां भी हैं, लेकिन इसके आगे अगर ये महाराष्ट्र वगैरह की ताकत भी एड ऑन हो जाए, जुड़ जाए, तो कई बार क्या होता है ना कि इनको लगता है कि अरे पंजाब और हरियाणा की बस सीमा रोक लो। अगर महाराष्ट्र से भी कूच होने लगे, अगर मध्य प्रदेश से कूच होने लगे, अगर राजस्थान का मान लीजिए कि आप खरौरी बॉर्डर से होते हुए राजस्थान के लोग जुड़ जाते हैं, उसी हरियाणा पंजाब वाले में जुड़ जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश हो जाए, महाराष्ट्र हो जाए, दक्षिण के राज्य यहां तक नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर दक्षिण के राज्यों से कुछ रणनीतिक रूप से ऐसा बने, सिर्फ लीडरशिप नहीं कि वो शांता कुमार जी या वो लोग, तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि जन आंदोलन बने, किसान आंदोलन में पब्लिक की भागीदारी हो। इस देश में बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की, जिस देश की आम पब्लिक अपने आप को किसान से अलग कहती है कि नहीं नहीं हम किसान नहीं। अरे इस देश में कौन किसान नहीं है, मुझे वो बताओ। एक आदमी खड़ा हो कि मैं किसान नहीं हूं, मेरा किसान से वास्ता नहीं है, मेरी पूरी नस्ल कभी किसानी से जुड़ी नहीं रही है, अतीत जुड़ा नहीं रहा। एक हो सकता है नरेंद्र मोदी ये बात कह पाए, हो सकता है भाई, उनका कोई पता नहीं, लेकिन कौन नहीं जुड़ा है। ये मैं पूरे मूवमेंट को एक नेशन वाइड और ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेशन वाला आंदोलन बनाने की बात कर रहा हूं। ये कैसे कर पाओगे आप लोग? मुझे लगता है यहां पर रणनीतिक स्तर पर जब योजना बनती है, प्लान बनता है, तो वहां पर शायद मुझे लगता है कहीं कहीं चूक है। हो सकता है आप लोग को न लगे इस बात को, मुझे लगता है चूक है, क्योंकि कई बार होता है ना कि एक एक धड़ा है, सब में सबकी महत्वाकांक्षा है, सबको कैमरे का प्रेम भी है, चुभने वाली बातें हैं, कैमरे का प्रेम भी। मुझे लगता है उस सब छोड़ करके अगर हमको आम जनता की, भैया हम तुम्हारे लिए तो गेहूं कर रहे हैं, चावल तुम्हारे लिए तो उपजा रहे हैं, अपने गांव की जड़ों को जरा देखो, अपने दादाजी को देखो, अपने नाना जी को देखो, कुछ भी ऐसा कि आम जनता सोचे कि यह आंदोलन हमारा है। जब हम ये बोलते हैं किसान आंदोलन, तो मुझे लगता है कि हम किसी दूसरे के आंदोलन को जो है वो कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि देश का आंदोलन, ये हमारा आंदोलन, आशीष चित्रांशी है। अगर जहां पर सांगा जी खड़े वहीं पर आशीष चित्रांशी भी खड़ा है, और वहीं पर हमारे बुजुर्ग हरपाल जी भी हैं। ये फील क्यों नहीं आ पा रहा है? लंबा हो गया सवाल, मैं पूरा डिटेल जवाब चाहता हूं, मेरे पास समय कमी नहीं है किसानों के लिए और देश के लिए।
हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, ऑडियो म्यूट है आपका। हाँ, आशीष जी, इसके अंदर इन्होंने एक गलती कर दी, मोदी जी और हाँ, उनकी टीम ने। हाँ, उन्होंने इस बार, ताकि पंजाब और हरियाणा का किसान उद्वेलित ना हो, उन्होंने इस बार ओपन तरीके से यहाँ की फसलों का जिक्र नहीं किया, और कि भाई हमने देखो गेहूं को नहीं छेड़ा, हमने राइस को नहीं छेड़ा। लेकिन इसके अंदर जिस बेल्ट को उन्होंने छेड़ा है, मक्के की जो बेल्ट है, जवार बाजरे की जो बेल्ट है, सोयाबीन की जो बहुत बड़ी बेल्ट है, वो वही इलाके हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हाँ, राजस्थान के हाँ, बॉर्डर, जहां पे हाँ, कि किसान सबसे ज्यादा हिट होगा। सोयाबीन का किसान तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। हमारे साथी हैं केदार सिरोही जी, वो लड़ रहे हैं 3 साल से, 5 साल से, कि सोयाबीन का किसान वैसे ही मर रहा है। तो इस बार जो एक फर्क आएगा, आप देखिएगा कि सिर्फ पंजाब हरियाणा का किसान तो पूरे देश के लिए लड़ने आएगा, पश्चिम यूपी साथ में आएगा ही आएगा, राजस्थान का नॉर्थ राजस्थान साथ में आएगा आएगा, क्योंकि ये राज्य चाहे अलग हैं लेकिन भूभाग में एक ही किस्म के लोग से हैं इसके अंदर। तो वो लोग तो आएंगे, पर इस बार आप देखिएगा किसान संगठन भी आइडियोलॉजी छोड़कर, क्योंकि किसान आंदोलन, किसी संगठन का लीडर भी अपने फॉलोअर्स के बिना देखा जाए तो कुछ नहीं होता है। उन फॉलोअर्स की, अगर सोयाबीन मर रही है, उनका मक्का मर रहा है, उनका जवार मर रहा है, उनका अमरूद मर रहा है, उनका केला मर रहा है, तो वो भी ज्यादा टाइम अपनी यूनियन की चौधराहट कर नहीं सकता है। तो ये मेरा इस बार एक विश्वास है। अभी 10 दिन पहले ही जब इस डील की सुगबुगाहट हो रही थी, हमने जयपुर के अंदर एक मीटिंग की थी, किसान मजदूर मोर्चा की, ऑल इंडिया की। 8 स्टेट से लोग आए थे, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, केरल से, जयपुर पंजाब और राजस्थान के, हरियाणा के तो थे ही थे। तो उसके अंदर भी यही डिसाइड हुआ, इस बार आंदोलन होगा। आप जो बात कह रहे हैं 3 दिन में कोई सबसे बात नहीं हो सकती, लेकिन मोटी मोटी बातें, जैसे चौधरी साहब ने भी अबर जिक्र किया कि कुछ फॉल्ट लाइंस, कुछ गलतियां वो अभी से चिन्हित की जा रही हैं। जिस जिस हाँ, किसान नेताजी का ये बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये बात अब एक जनमानस में आम होने लग गई है कि भाई ये तो हम तो बीच का रास्ता निकाल देंगे। उनको कहा ही बीच का रास्ता वाले भाई जाने लग गया है कि ये बीच का रास्ता निकालने वाले हैं। चाहे उन्होंने पहलवानों का अपहरण किया और उनके मेडल छीन के घर पे ले आए, चाहे उन्होंने जो दूसरे आंदोलन को भी बिगाड़ने में कोशिश की। पहले आंदोलन तो चौधरी साहब बेटर बता सकते हैं, इनके सामने की बात है, लखीमपुर बेचा गया, सब कुछ किया गया, जबकि देश के किसानों ने उनको बादशाह से ज्यादा इज्जत दी थी। तो इस बार वो बातें सबको मालूम है, वो लोग जरूर आएंगे, वो अपनी कोशिश भी करेंगे। लेकिन इस बार किसान आंदोलन में एक क्लैरिटी है, अभी तक जिन नेताओं से बात हुई है, कि हमें किस किस चीज से दूर रहना है और क्या क्या पॉइंट हाईलाइट करने हैं। पार्टी आइडियोलॉजी छोड़ के बड़ी आइडियोलॉजीज, कुछ किसान संगठन है, कुछ वामपंथी संगठन है, कुछ संघी संगठन है। अब इसके अंदर आरएसएस का जो सहयोगी है वो नहीं आएगा, ये मालूम ही है, और ना कोई इसको लाना चाहता। तो इसलिए ये बड़ी क्लैरिटी इस बार आ गई है कि कौन साथ नहीं आने चाहिए, लीडर नहीं बनना चाहिए किसको, जो कि उसको बेच सके, और किस इलाके की शमूलियत अब ज्यादा होगी। लेकिन उसके अंदर, जैसे मैंने कहा, खुद इनके जो हस्ताक्षर हुए इस डॉक्यूमेंट से, उसी ने उनको बता दिया है उन इलाके के लोगों की, देखो तुम पिछली बार नहीं लड़े थे, इसलिए आज तुम्हारी फसलें इस लिस्ट में आ गई हैं। देखो लड़ने वालों को इन्होंने नहीं छेड़ा है इस बार। तो ये जो सारी बातें हैं, और साहब सरसों का, सोयाबीन का और मक्का का उत्पादक मारा जाएगा, मारा जाएगा, और वो इस तरह का किसान है, वो कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। पंजाब इस बाढ़ से उबर गया, पश्चिम यूपी 2-4 जमुना जी की बाढ़, गंगा जी की बाढ़ भी आ जाएंगी तो खड़ा हो जाएगा। ये जो वर्ग है बिहार और मध्य प्रदेश और इस तरफ का, ये एक बार इस कानून की चपेट में आ गया, उनको ये समझ आ रही है। और बाकी यूनियंस का फर्ज होगा ये बात गली गली तक पहुंचाना, कि कैसे वो सिर्फ बंधुआ मजदूरी लायक रह जाएंगे। और जो अंग्रेजों के राज में होता था कि हमारा कच्चा माल जाता था, उस पे दुनिया भर के ड्यूटीज लगती थी, उनके मैनचेस्टर से बने और जगह जगह से बने हुआ सामान आता था, हमारे देश की मार्केट डिस्ट्रॉय करता था। 500 बिलियन, चित्रांशी जी, कहना आसान है, हम चीन से $100 बिलियन का सामान साल में लेते हैं, और वो ड्यूटी पेड है, उसमें हमारी सरकार कुछ कमाती भी है। और अब जो नई हमने डील के साइन किए हैं, जो हमारे भले के लिए बताई जा रही है, 100 बिलियन तो सालाना मिनिमम करेंगे, और उसके अंदर हम उसकी उनसे ना ड्यूटी लेंगे। तो $200 बिलियन जब देश में माल आएगा,
और एक तो ड्यूटी फ्री आएगा, तो फिर देश की लोकल इंडस्ट्री का क्या होगा, एसएमई सेक्टर का क्या होगा, छोटे हथकरघा उद्योग का क्या होगा। तो और जो मजदूरों के 4 इन्होंने जो लेबर कोड लागू कर दिए हैं, मजदूर भी जानता है कि अब जिंदा नहीं रह सकता। तो ये सारी बातें सबके संज्ञान में है। लड़ने वाले ही लड़ेंगे, लड़ने वाले ही शुरुआत करेंगे, चौधरी साहब जैसे बड़े नेता है मार्गदर्शन देंगे। लेकिन एक बात श्योर है, इस बार इसका ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट बड़ा होगा, इस बार सीमाएं इस आंदोलन की बड़ी होंगी और लोग किसी के उकसाने पर नहीं आएंगे, इस बार अपनी गरज और अपनी जान बचाने के लिए आएंगे। बिल्कुल। चौधरी साहब, अब आप ही से हम समापन भी करेंगे, क्योंकि देखिए सांगा साहब ने बहुत सारी जिम्मेदारी आप पर भी दे दी, क्योंकि बुजुर्गों पे जिम्मेदारी अब आएगी। इस देश के युवा तो रील देखने में व्यस्त हैं, उन्हें तो मजा आ रहा है, कौन नरेंद्र मजा आ रहा है, कौन नरेंद्र मजा आ रहा है, उनको तो मजा आ रहा है। वो देश के युवा सब मजे में रील देख रहे हैं। तो अब ये बताइए, मैंने आपको बताया था, और विजुअल अगर मिल जाएंगे तो बीच में ही चला दीजिएगा कंट्रोल रूम। मैं महाराष्ट्र का दिखा दूं, महाराष्ट्र के कई नेता हैं, उन्होंने 1-1 लाख लोगों को सड़कों पर लेकर के मार्च किया है। 80,000 70,000 की तो मैंने देखा है कि जो मार्च किए, और 200 किलोमीटर लंबा मार्च। और बहुत सही बात सांगा साहब ने कही कि इस आंदोलन को वाकई एक नेचुरली एक ऐसा इस बार मौका मिला है, जिसमें कश्मीर है, जिसमें हिमाचल है, जिसमें उत्तराखंड है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें बिहार है, जिसमें तेलंगाना है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। ये सारे राज्य हैं। अब तक ये क्या था कि सरकार हरियाणा पंजाब कह के इसको किनारे कर देती थी, कॉर्नर कर देती थी। अगर चित्तरंजन इस जी, बार बेहतर प्लानिंग हुई चौधरी साहब, तो इस बार चित्तरंजन वाकई मुझे जी, लगता है जो सांगा साहब ने कहा कि ताबूत में आखिरी के लिए साबित नहीं हो जाएगी। बोलिए बोलिए बोलिए। चित्तरंजन जी, हम्म। जैसे आप दिखा रहे हैं ना, जैसे आप कार्यक्रम दिखा रहे हैं, अगर हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भारत का जिस तरह हमने अन्ना आंदोलन दिखाया, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, और वो भी अन्ना, और ये भी अन्ना, दिखाया समझ रहे हो आप। 2014 से बदला क्या है? बदला ये है कि जो देश का मीडिया था वो दिखाता था सही, जब बोलता था साफ, इंटरव्यू करता था। और मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं चैलेंज से कहता हूं, एक हफ्ता आपकी तरह ये दिखा दे कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया किसानों के साथ। अगर ये कुर्सी पर बैठ जाए तो चैलेंज करता हूं, कुर्सी थोड़ी बढ़ जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अगर मीडिया दिखा दे ईमानदारी से कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए हमारे वारंट पर, इनकी कोशिश होगी वही जो पहले हुई थी, पंजाब का बना दो, यूपी का बना दो। लेकिन अब की बार टोटल ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट कहाँ पैदा होते हैं? कर्नाटक में, आपके तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में। हिंदुस्तान की 70% आबादी में अटैक हुआ है, ये समझ लो आप। इसलिए ये अब कहीं कितनी कोशिश कर लें ये रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इनका जो भाट मीडिया है वो प्रयास पूरा करेगा। और मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, देश का मीडिया गुलाम हो चुका है। आप जो दिखा रहे हैं, अखबार टोटल इनके हो चुके हैं, विज्ञापन छपते हैं। हिंदुस्तान को एक तरह से गुलाम बना दिया उन्होंने। मीडिया पूरा गुलाम है इनका, दिखाएगा नहीं, लेकिन फिर भी लड़ाई होगी। बस मैं ये कहना चाहूंगा, नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, उन्हें पूरे जो परोसा जाता है यही जो करते हैं। पंजाब क्यों बहादुर है आज, पंजाब क्यों लड़ते हैं? पंजाब और केरल, ये 2 स्टेट ऐसी है हिंदुस्तान में जहां हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं होती है, जहां नहीं होती है। आज केरल भारत का विकसित राज्य है, 99% लोग वहां पढ़े लिखे हैं। मैं केरल गया था तो उन्होंने बताया हम इसलिए विकसित है कि यहाँ कम्युनल एजेंडा नहीं चलता है। और पंजाब एक वो स्टेट है भारत का जहाँ कम्युनल एजेंडा नहीं चलता है। वहाँ किसान अपनी खेती के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता है। खेती मस्त है, हम प्यार करते खेती है। बाकी हिंदुस्तान में एक गोदी मीडिया ने लोगों को कम्युनल एजेंडे के लिए कोशिश की है, धर्म का इंजेक्शन लगाने की। नशे में डोरे पूरे भारत के नौजवानों को, नशे में बहुत बुरी हालत है। आज हमारे एक अध्यादेश जारी हुआ है, 16,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं यूपी के अंदर, और 25,000 दुकानों को लाइसेंस दिए गए शराब के। जितने रोड पर गाँव सब में बियर खोली जा रही है। तो वेल प्लानिंग, करोड़पति अरबपतियों की पूरी प्लानिंग है भारत के पूरे कारपोरेट की। हिंदुस्तान को, नौजवान को नशे में डुबो और अडानी अंबानी के रास्ता खोलो, पूरे देश को साफो। और आखिरी बात कहूंगा, आप जवाहरलाल स्वास्थ्य वो सॉरी लाल बहादुर शास्त्री इसी अमेरिका में गए थे जब 35 करोड़ की आबादी भारत की थी। वो गेहूं लेने गए थे कनाडा, मना कर दिया था। शास्त्री ने नारा दिया था यहाँ का, जय जवान जय किसान।
खेत में अधिक अन्न उपजाओ। हरित क्रांति का नारा दिया जो पंजाब से अग्रणी होकर आया, उनका नारा था जय जवान जय किसान। चौधरी चरण सिंह का नारा था इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से गुजरता है, ये तो नारा था। ये गांधी ने भी कहा था अपनी फिलोसफी में कि हिंदुस्तान के गांव की आत्मा है, किसान रीढ़ है, इस पर हमला नहीं होना चाहिए। और मोदी का नारा क्या है? इस प्राइम मिनिस्टर ने नारा दिया नया, इस देश की खुशहाली का रास्ता, तरक्की का रास्ता अंबानी अडानी कोट भी बंद होता है। तमाम नौजवान बना दिए अग्निवीर, आओ ट्रेनिंग लेके अडानी के साथ चौकीदारी करो। तमाम नौजवान बना दिए अग्निवीर, समझ लो आप। तो मैं कह रहा हूँ चित्तादू जी, नौजवानों हमला किया इन्होंने, अब किसानों हमला है बहुत बड़ा। ये संघर्ष होगा और निश्चित जीत होगी, आप निश्चित रहे। हाँ, हमारी कोशिश ये होगी कि डीलर हमें अलग रखने होंगे जिनके भरोसे ये काम करेंगे। अब शुरू हो जाएंगे अभी फौरन डील हो गया, और बड़े बड़े टीवी चैनल पर उनके इंटरव्यू आएंगे। जो कतई फील्ड में नहीं आएगा उसका इंटरव्यू आएगा टीवी पर। टीवी वाले बुलाएंगे, आओ बताओ क्या कहना है। ये बड़े बड़े भाषण देंगे, 5 लाख 10 लाख ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं, वीजा खड़े हैं, उनसे बच रहा है खाली, बस राय जीत जाएंगे पक्का। हम निश्चिंत तो नहीं रह सकते हैं। हाँ सागा साहब बोलिए बोलिए बोलिए, तभी हम खत्म करेंगे। हाँ बस मैं एक बात और बड़ी, हर लड़ाई जोश के साथ होश भी रखना पड़ता है हमें। इस बार एक डबल दुधारी हमला होगा हम पर। पिछली बार ये दुनिया की ताकतें मोदी को भी नीचा दिखाना चाहती थी, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के किसान आंदोलन को प्रमोट किया था। इस बार वही अमेरिकी ताकतें, वही विदेशी ताकतें आंदोलन को बढ़ने नहीं देंगी, तो हमें उस एंगल का भी ध्यान रखना है कि इस बार चोट हमें देश के जो तंत्र है, जो एक तानाशाही है देश में, वो तानाशाही, और दूसरी तरफ जो एक पूंजीवादी तानाशाही है, वो दोनों तानाशाहियों से इस बार हमें लड़ना होगा। दो फ्रंट हमारे खुलेंगे। और चौधरी साहब ने सही कहा कि बस वो अभी से टेलीविजनों के ऊपर नारे लगने लग जाएंगे, भड़काऊ नारे, जी 4 लाख ट्रैक्टर फलाना, तो उन सारी चीजों से बचना होगा। दोनों तरीकों से सावधान रहना होगा। और इस बार लड़ाई मजदूर की भी साथ में होगी, नौजवान की भी होगी। अनफॉर्चुनेट बात यह है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, देश में कोई 30% ऐसा वर्ग नहीं था जो कहता था कि रानी विक्टोरिया है तो मुमकिन है, या विकास का रास्ता है। आज की देश में समस्या ये है कि इस विनाश को देखते हुए भी एक 25, 30, 35% का एक जो वर्ग है, वो भी हमारे खिलाफ है। वो अपने ही देश की जनता का बुरा सोचता है। हमें उसके प्रति भी सावधान रहना होगा। बहुत बहुत वाजिब, बहुत दुरुस्त है। और मैं तो निश्चिंत कर रहे हैं चौधरी साहब, निश्चिंत रहने, मैं तो निश्चिंत नहीं रह सकता। मैं तो चाहता हूं कि ये अब आंदोलन जो हो, उस आंदोलन का फॉर्मेट ही ऐसा हो, जब अपने हक की लड़ाई और देश की प्रतिष्ठा और मान की लड़ाई है, तो फॉर्मेट ही ऐसा हो कि ये स्टेब्लिश ना हो पाए कि ये सिर्फ किसान आंदोलन है। उसमें किसान हो, उसमें जवान हो, उसमें मजदूर हो, सब हो। ये नेशनल मूवमेंट, मैं कहता हूं फिर गांधी जी को, गांधी की याद करिए, नेशनल मूवमेंट। आप लोग प्लानिंग करने वाले लोग हैं, हम आपके लिए वो गिलहरी हैं जो कहीं पर भी जो सेतु बनाने में योगदान कर सकता है, तो गिलहरी की भूमिका में हम हमेशा हैं और खुलेआम हैं, कोई ढका छिपा नहीं। इस देश की वो जो है पतित मीडिया जो बिक गए हैं, उन्हें मैं गिद्ध कहूं, पामेरियन कहूं, जो कहना है आप, गोदी भाट चारण गिद्ध जो कहिए, वो तो गिद्धों जैसे हो जाते हैं। मैं खुलेआम, जब तक ये जुबान है तब तक ये हमेशा इस देश के और देश के लोकतंत्र के लिए चलेगी और उसी के लिए सवाल उठाएगी। धन्यवाद सांगा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और चौधरी साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दोनों लोगों को धन्यवाद के साथ ये शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ मैं तो कहा खुल करके कोई पाखंड नहीं करता। शुभकामनाओं के साथ ये जिम्मेवारी भी है कि इस देश के किसानों को बचाने के लिए आप लोग अब अगले रणनीति पर काम करना शुरू कर दीजिए। ये जिम्मेदारी भी है, देश की तरफ से मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं। इस देश के बहुत सारे लोग ये उम्मीद करते हैं, जो हमें देखते भी हैं, और देश के बहुत सारे नौजवान किसान की बुजुर्ग हैं, चौधरी साहब, सांगा साहब हमारे हैं, बहुत सारे लोग, डल्लेवाल साहब हैं, पटेल साहब, सब मिलजुल करके जितने लोग हैं, मैं किसी का नाम और नहीं लेना चाहता, सब मिलके सब इकट्ठा हो और इस पर तैयारी करें। धन्यवाद आप लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद।